पंक्चुएशन मार्क की छठी किस्म हमारे पास अपोस्ट्रोफी की है, और अपोस्ट्रोफी एक कॉमा की शक्ल में लिखी जाती है, लेकिन ये कॉमा लेटर की बॉटम की बजाय उसकी टॉप पर आता है। अपोस्ट्रोफी के रूल्स में से पहला रूल ये है कि जब हम किसी जिंदा इंसान की मलकियत को जाहिर करना चाहते हों तो हम उस इंसान के नाम के आखिरी लेटर के ऊपर कॉमा डालकर उसके आगे एस लिख देते हैं, जिससे उस इंसान की मलकियत जाहिर होती है और इसे हम अपोस्ट्रोफी कहते हैं। इस अपोस्ट्रोफी और एस के इस्तेमाल में एहतियात की ज़रूरत है, इसलिए कि अगर वो जिंदा इंसान वाहिद हो और उसके एंड में एस भी आ रहा हो, यानी वो हमारा सब्जेक्ट वाहिद है मगर उस नाम के एंड पर जो आखिरी लेटर है वो एस है, तो फिर हमने अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल इस एस के ऊपर कामा डालकर आगे एक और एस का इजाफा करना है। मिसाल के तौर पर एक नाम है अनस। अब अनस का आखिरी लेटर एस है, तो जब हम अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे, इसकी पोजेशन को जाहिर कर रहे होंगे, तो फिर अनस के आखिरी लेटर एस के ऊपर कॉमा डालेंगे और फिर दोबारा एस लिखेंगे। अनस, आई हैव सीन अनस हाउस। अब ये अनस चूंकि आखिरी लेटर एस था, लिहाजा हमने एस के ऊपर कॉमा डाला और दोबारा एस लिखा। लेकिन अगला रूल इसका ये है कि अगर अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हुए हमारा सब्जेक्ट या हमारा नाउन वो जमा की शक्ल में हो और उसका आखिरी लेटर एस हो, तो फिर हम अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल एस के ऊपर करके दोबारा एस नहीं लगाते। मिसाल के तौर पर यह है यू शुड फाइंड आउट द बॉयज प्रॉब्लम्स। बॉयज ये ऑलरेडी जमा है और इसका एंडिंग वर्ड एट एस है, एंडिंग वर्ड एस है। अब इसके ऊपर हम अपोस्ट्रोफी वाला कामा तो लगाएंगे लेकिन इसके साथ एस नहीं लगाएंगे। फिर सुन लीजिए, अगर हमारा सब्जेक्ट वाहिद हो और उसके नाम का आखिरी लेटर एस हो, तो हम उस एस पर अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हुए एक और एस का इजाफा करते हैं उसकी पोजेशन या मलकियत को जाहिर करने के लिए। जैसे मिस्टर चिप्स रोल इन द नॉवल, मिस्टर चिप्स। अब चिप्स ये नाम के आखिरी लेटर एस है, तो हम इसकी पोजेशन शो करना चाह रहे हैं तो हम एस के ऊपर अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और उसके बाद एक और एस का इजाफा करेंगे। तीसरा रूल इसका ये है कि अगर ये वाहिद की बजाय जमा का नाउन आ जाए और उसका आखिरी लेटर एस हो, तो फिर हम अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल तो ज़रूर करते हैं मगर उसके बाद एस नहीं लगाते। जैसे गर्ल्स कॉलेजेस, गर्ल्स पहले ही यहाँ पर एस मौजूद है और हमने इसकी पोजेशन जाहिर करने के लिए इसके साथ अपोस्ट्रोफी तो इस्तेमाल करेंगे लेकिन दोबारा एस नहीं लगाएंगे। इसका तीसरा रूल अपोस्ट्रोफी का ये है कि जब किसी लफ्ज़ में किसी लेटर को या एक से ज़्यादा लेटर्स को हम मिस कर दें, ओमिट कर दें, उसमें से निकाल दें, तो उसकी जगह पर हम अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल करते हैं। जैसे आम तौर पर आप ये देखते हैं कि हमारी जो स्पोकन लैंग्वेज है उसमें हम ओमिशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम को हम अक्सर आम कहते हैं, आम। यू आर को योर, वी आर को वीयर। तो ये क्या कर रहे हैं, हम इसमें से लेटर्स को ओमिट कर रहे हैं। आई एम, एम का ए ओमिट किया और ए की जगह पर हम अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, तो ये बन जाता है आई एम। जैसे ही इज़, ही इज़, अब ही उसके बाद हमने अपोस्ट्रोफी इस्तेमाल की और जो इज़ था उसका आई ख़त्म करके एस वहाँ रहने दिया, ओमिट कर दिया आई को, तो ये हमारा लफ्ज़ बन गया ही इज़। जैसे आई शैल या आई विल, तो इसको हम आई के बाद डब्ल्यू या एस एच को, दोनों को, एस एच और ए को, और वहाँ से डब्ल्यू और आई को ये ओमिट कर देते हैं। अगर विल होगा तो डब्ल्यू और आई दो लेटर्स ओमिट हो रहे हैं। अगर शेल होगा तो एस एच ए तीन लेटर ओमिट हो रहे हैं। अब विल के साथ दो लेटर्स ओमिट करके हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और शेल की सूरत में तीन लेटर्स ओमिट करके तो हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे।
और ये यू बनेगा आयल, आयल, आई शेल, यूएल, यू विल, हेल, इटल, वगैरह वगैरह। पंक्चुएशन मार्क्स में से 7 नंबर पे आता है एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एक्सक्लेमेशन मार्क्स जैसे 1 लिखा जाता है या उर्दू में अलिफ लिखा जाता है, उसके नीचे एक फुल स्टॉप डालकर इस अलामत को जाहिर किया जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क्स के 3 मौके हैं इंग्लिश लैंग्वेज में कि जहां हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो पहला इसका मौका ये है कि जब स्ट्रॉन्ग इमोशंस को हम जाहिर करें तो वहाँ उसके एंड पे, उस क्लास के, उस फिक्रे के एंड पे या उस फ्रेज के एंड पे हम इसे इस्तेमाल करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क को। मिसाल के तौर पर एक्साइटमेंट है, तो एक्साइटमेंट में जब हम कोई फिक्रे का ऐसा लफ्ज़ या फ्रेज बोलेंगे तो हम उसके एंड पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क ज़रूर लगाएंगे। मिसाल के तौर पर आहा यू आर देयर, अब ये एक्साइटमेंट है, तो आहा जब लिखा जाएगा तो उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ज़रूर डालेंगे। या जब कहीं पर खौफ और ख़तरा हो तो फिर हम एक्सक्लेमेशन का मार्क इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेल्प मी, अब यहाँ इस फ्रेज के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई खौफ की अलामत पाई जाती है। या आपने देखा होगा रोड्स पे लिखा होता है और आगे ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी डाला जाता है, अ डेंजरस कर्व अहेड, अ डेंजरस कर्व अहेड, और अहेड के एंड पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। या इसको जब कहीं पर बहुत ज़्यादा हैरत हो तो उस हैरत के इजहार के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट अ वंडरफुल बिल्डिंग इज दिस, व्हाट अ वंडरफुल बिल्डिंग दिस इज, अब यहां पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। या हाउ स्ट्रेंज यू आर, तो जहां पर भी वंडर का, हैरत का इजहार होगा वहां हम इस एक्सक्लेमेशन मार्क का जरूर इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आता है एलिप्सिस। एलिप्सिस 3 डॉट्स को, जब 3 डॉट्स इकट्ठी लिखी जाएंगी किसी फिक्रे में, किसी क्लास में, तो इसे हम पंक्चुएशन में एलिप्सिस कहते हैं। इसके भी 2 इस्तेमाल हैं। पहला इस्तेमाल ये है कि जब बात करते हुए अचानक मुदाखलत की जाए और हमारा फिक्रा नामुकम्मल रह जाए, तो हम जहाँ पर फिक्रा ख़त्म होगा, जहाँ पर फिक्रा इंटरप्ट होगा, तो वहाँ 3 डॉट्स डाल देंगे। मिसाल के तौर पर ये है वट एवर यू डू डोंट, अब आगे इंटरप्शन हो गई है, आगे फिक्रा मुकम्मल नहीं हुआ, तो यहाँ पर हम 3 डॉट्स डालेंगे जिन्हें एलिप्सिस कहा जाता है। दूसरा इस्तेमाल एलिप्सिस का वहाँ इस्तेमाल करते हैं कि जब हम किसी एक लफ्ज़, किसी फ्रेज, लाइन या पैराग्राफ को एक क्वोटेड पैसेज से ओमिट कर दें, एक बयान किए गए पैराग्राफ से जिसको हम कोट कर रहे हैं उसमें से हम उसे निकाल दें, तो वहाँ हम एलिप्सिस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर एक फिक्रा है, टुडे आफ्टर मच थॉट वी इनवाइटेड हिम, अब इसमें टुडे के बाद कॉमा, आफ्टर मच थॉट, फिर कॉमा, वी इनवाइटेड हिम। यहाँ ये क्वोटेड सेंटेंस है और इसमें से अगर हम कोई चीज़ निकालना चाहेंगे तो जिसको निकालेंगे उसकी जगह पर हम 3 डॉट्स डाल देंगे, जिसे एलिप्सिस कहा जाता है। तो इस फिक्रे में से देखिए मैं एक क्लास निकाल रहा हूँ और वहाँ पर एलिप्सिस का इस्तेमाल होगा, टुडे डॉट 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 वी इनवाइटेड हिम। अब ये जो डॉट 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 है, 3 दफ़ा जो डॉट्स डाली गई हैं, ये एलिप्सिस कहलाएंगी। 9वें नंबर पर पंक्चुएशन मार्क्स में हमारे पास आती है स्लैश। स्लैश एक तिरछी सी लकीर को कहते हैं जो इंग्लिश में उसका ऊपर से राइट साइड की तरफ झुकाव होता है। स्लैश के भी 2 ही हमारे पास ओकेजन्स हैं जहां पर हम पंक्चुएशन में इसको इस्तेमाल करते हैं। पहला ये है कि हम स्लैश को फ्रैक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रैक्शन
आप जानते हैं मैथ की ज़ुबान का लफ्ज़ है, जैसे ये ओवर होता है, बटा होता है, तो वहाँ जब हम किसी फिगर को फ्रैक्शन की शक्ल में लिखना चाहें तो वहाँ हम स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2, तो 1/2 को अगर हम फिगर्स में लिखना चाहें तो ये 1/2, 2/3, तो इसमें 2/3, तो ये यहाँ फ्रैक्शंस हैं जहाँ हम इसका स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। और स्लैश का दूसरा इस्तेमाल ये है कि जब हम किसी तारीख को मेंशन करते हैं, तारीख को लिखते हैं, तो दिन, महीना और साल को अलग अलग करने के लिए हम स्लैश का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ही वॉज बोर्न ऑन, अब अगर इससे वर्ड्स में लिखा जाए तो यूँ लिखा जाएगा ही वॉज बोर्न ऑन 12 दिसंबर 2012, लेकिन अगर इसे फिगर्स में लिखा जाएगा तो यूँ लिखा जाएगा ही वॉज बोर्न ऑन 12/12/2012। नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क में हमारा आता है क्वेश्चन मार्क। ये बड़ा इजी सा है, इसके भी हमारे दो इस्तेमाल हैं, शुरू से आप सीखते आ रहे हैं। क्वेश्चन मार्क का पहला इस्तेमाल जब हम किसी से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं तो उसके एंड पे इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेयर डू यू लिव, अब ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसके एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करना है। या हैव यू डन योर जॉब, हैव यू डन योर जॉब, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसके एंड पे हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन मार्क। दूसरा इसका इस्तेमाल हम करते हैं जहां हम टैग्स को क्वेश्चन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब टैग का अमूमन जो हमारी स्पोकन लैंग्वेज में है इसमें इस्तेमाल होता है, और ये पूरे फिक्रे की बजाय हम इसका थोड़ा सा हिस्सा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, इन दोनों को इस्तेमाल करते हैं, तो ये टैग बन जाता है। इस टैग से पहले अगर फिक्रा हमारा पॉजिटिव हो, हमारी क्लास पॉजिटिव हो, तो हम उसका टैग नेगेटिव बनाते हैं, और अगर हमारी क्लास नेगेटिव हो तो फिर हम उसका टैग पॉजिटिव बनाते हैं। मिसाल के तौर पर ये है ही लिव्स हियर, अब ज़रा गौर कीजिएगा हाउ टू मेक टैग्स। ही लिव्स हियर, ये जो लिव्स हियर है ये हमारा पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब हम इसका टैग बनाएंगे तो हम इसमें से हेल्पिंग वर्ब लेंगे। जाहिर है ये फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आ रहा है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब हमारा डज निकलेगा। और चूंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और हमने टैग बनाते हुए इसको नेगेटिवली इस्तेमाल करना है, तो ये डजंट बन जाता है। उसके बाद हम इसका सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ही लिव्स हियर, इसमें पहले हमने वर्ब लिया, वर्ब को हमने सवालिया फॉर्म में बनाया, उसके साथ हमने नफ़ी को जोड़ा, और फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो लगाएंगे, तो ये टैग बनेगा डजंट ही, डजंट ही। अब डजंट ही एक टैग क्वेश्चन है, इसके एंड पे हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे। और दूसरे नंबर पर जिस वक्त क्लास हमारी नेगेटिव होगी तो उसके टेंस के मुताबिक जो हमारा टैग क्वेश्चन बनेगा वो अफर्मेटिव होगा, यानी उसमें नेगेटिव नहीं रहेगा। एग्जाम्पल इसकी देखिए, आई डिड नॉट गो देयर, आई डिड नॉट गो देयर, ये हमारी क्लास नेगेटिव है। टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम नेगेटिव क्लास में से इसका हेल्पिंग वर्ब लेंगे और उसके बाद इसका सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो ये टैग क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका टैग यूं बनेगा, आई डिड नॉट गो देयर, डिड आई। अब डिड आई के बाद हम क्वेश्चन मार्क डालेंगे क्योंकि ये टैग क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट हमारे पंक्चुएशन मार्क में से 11वें नंबर पर है हाइफन। हाइफन एक छोटी सी डैश को कहते हैं और इसके इंग्लिश लैंग्वेज में कंपोजिशन में इसके 3 यूजेस हैं। नंबर 1, बाज़ औक़ात हम हाइफन को
किसी प्रीफिक्स को बाकी लफ्ज से अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रीफिक्स आप जानते हैं कि किसी लफ्ज का जो पहला हिस्सा होता है, जो एडिशनल पार्ट होता है मगर उस लफ्ज के शुरू में आता है, तो उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो समटाइम्स ये ज़हन में रखना है कि ये ऑल द टाइम नहीं, ये 100% रूल नहीं है। समटाइम्स हम किसी प्रीफिक्स को उसके लफ्ज़ के बाकी हिस्से से अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने लफ्ज़ सुना होगा कोऑपरेट। अब कोऑपरेट ये जो रियल वर्ड है वो है ऑपरेट, और जो को इसके साथ लगा है ये इसका प्रीफिक्स है। तो हम इसको लिखते हुए सी ओ के बाद हाइफन डालते हैं, छोटी डैश डालते हैं और उसके बाद ऑपरेट। इसी तरह लफ्ज़ आपने सुना हुआ टी शर्ट, तो टी के बाद छोटी सी हाइफन, छोटी सी डैश यानी हाइफन डालते हैं और उसके बाद शर्ट को लिख दिया जाता है। तो ये बाकी अपने लफ्ज़ के बाकी हिस्से से इसे सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा इस्तेमाल हाइफन का ये है कि बाज़ औक़ात हम कुछ कंपाउंड वर्ड्स के साथ भी हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। कंपाउंड वर्ड के साथ भी हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गेव हिम 50 रुपी नोट। अब ये 50 और रुपी, इन दोनों के दरमियान हमने हाइफन डाली, इन दो अल्फाज को मिलाकर एक लफ्ज़ बनाया, तो ये हमारा कंपाउंड वर्ड बन गया। तो कंपाउंड वर्ड्स के दरमियान हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। और समटाइम्स ये भी ज़हन में रहे कि ये भी 100% रूल नहीं है। बहुत सारे अल्फाज हैं जिनके साथ हम हाइफन का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, अगर कोई लफ्ज़ हम लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं और लिखते हुए हमारी लाइन के एंड पे इतनी स्पेस नहीं है कि हम वहाँ पर एक पूरे लफ्ज़ को लिख सकें, तो फिर हम जितने लेटर्स आ सकते हैं उनको उस लाइन के एंड पे लिखते हैं और फिर हाइफन डालकर जो बाकी लेटर्स होते हैं उनको हम दूसरी लाइन में ले आते हैं। यानी आप एक लाइन लिख रहे हैं और लाइन में एक लफ्ज़ पॉइंटेड आ गया है, तो पॉइंटेड एंड वाला लफ्ज़ है और पॉइंटेड के स्पेलिंग उस लाइन के स्पेस पर पूरे नहीं आ रहे। फॉर एग्जांपल उसके POINT आ रहा है, ED नहीं आ रहा, तो आप उसको ये वाले लेटर्स लिखने के बाद हाइफन डालेंगे और ED नेक्स्ट लाइन में ले आएंगे, जिससे पैरा पढ़ने वाले को समझ आ जाएगी कि ये हाइफन डालने से आपकी मुराद ये थी कि उस एंडिंग वर्ड को जो स्पेलिंग उसके मिस हैं वो फॉलोइंग लाइन से लिए जाएं और उस लफ्ज़ को पूरा पढ़ा जाए। नेक्स्ट 12 नंबर पे हमारे पास पंक्चुएशन मार्क में से पैरेंथेसिस आते हैं। पैरेंथेसिस ब्रैकेट को कहते हैं और ये इनके भी हमारे जो कंपोजिशन है इसमें 2 रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल अक्सर इजाफी मालूमात के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक फिक्रा मैं बोल रहा हूँ, द लाइब्रेरी विच वॉज बिल्ट इन द 17th century नीड्स टू बी रिपेयर्ड। अब यहाँ पर द लाइब्रेरी और उसके बाद जो इजाफी मालूमात हैं उनको हम ब्रैकेट में या पैरेंथेसिस में लिख देंगे विच वॉज बिल्ट इन द 17th century, और यहाँ हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो जो एडिशनल हमारी मालूमात है, जो हम उस लाइब्रेरी को मज़ीद एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, तो उन अल्फाज को हम ब्रैकेट्स में या पैरेंथेसिस में लिख देंगे। दूसरा इस्तेमाल इसका ये है कि किसी फिक्रे में इजाफी लेकिन गैर ज़रूरी मालूमात के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी इजाफी के साथ गैर ज़रूरी भी। अब इसकी मिसाल यूँ लीजिएगा कि एक सेंटेंस है, पाकिस्तान, अमेरिका एंड चाइना बट नॉट इंडिया मे जॉइन हैंड्स इन फ्यूचर। अब इस सेंटेंस में हमारे पास 4 कंट्रीज़ के नेम हैं और एक कंट्री को हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि ये गैर ज़रूरी है।
पाकिस्तान कॉमा अमेरिका कॉमा एंड चाइना, और आगे हम बट नॉट इंडिया, इसको हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे। पैरेंथेसिस में लिखने से मुराद यही होगी कि हम जो ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ये इजाफी तो है मगर गैर ज़रूरी है। उसके बाद 13 नंबर पर हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। ये आमतौर पर मैथ में इनको बड़ी ब्रैकेट्स कहा जाता है। ये किसी भी फ़िक्रे में रीडर को मज़ीद क्लैरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उसकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। मिसाल के तौर पर एक फ़िक्रा अगर यूँ हो, ही ड्रोव 120 ऑन द मोटरवे। अब ही ड्रोव 120 ऑन द मोटरवे, इस 120 को मज़ीद वजाहत के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करेंगे और उनमें लिखेंगे किलोमीटर पर आवर्स। अब जब हम लिखेंगे किलोमीटर पर आवर्स तो ये रीडर की इंफॉर्मेशन को क्लैरिफाई कर रहा है, 120 के वर्ड को मज़ीद ये क्लियर कर रहा है। पंक्चुएशन मार्क में हमारा आखिरी मार्क डैश कहलाता है। डैश आप जानते ही हैं एक लाइन सी होती है, ये हाइफन से बड़ी होती है मगर इतनी ज़्यादा लेंथ नहीं होती इसकी, हाइफन से बहरहाल ये बड़ी होती है। तो इसका पहला इस्तेमाल ये है कि आम तौर पर किसी बात पर जब हम थोड़ा सा ठहराव करना चाहें, पाज करना चाहें, तो उस वक़्त हम डैश का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी विल डिस्ट्रीब्यूट प्राइजेस, अब यहाँ रुकना चाह रहे हैं हम, एंड सर्टिफिकेट्स, तो प्राइजेस के बाद हम डैश डालेंगे जो जाहिर कर रहा होगा कि हम थोड़ा पास करना चाह रहे थे। दूसरा डैश का इस्तेमाल ये है कि जब हम किसी रेंज को, किसी दौर को, किसी एज को, किसी तादाद या मिकदार को एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ये रेंज उसकी बन जाती है, इसको जाहिर करना चाहें तो फिर हम वहाँ डैश का इस्तेमाल करते हैं दो फिगर्स के दरमियान। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1795-1832 is identified as romantic age। अब 1795-1832 इससे मुराद ये है कि फ्राम 1795 टू 1832, यानी एक जगह से, एक मकाम से, एक दौर से दूसरी जगह, मकाम या दौर तक ये डैश इस्तेमाल करते हैं फ्राम और टू के लिए।